चलो कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आया समझ? तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं, मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं और माध्यमिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ने अभिक्रिया की दर निकालना भी सीखे थे। ठीक है, आवाज आ रहा है ना? हेलो, ठीक है। तो अभिक्रिया का दर आपको निकालना सीखे थे कि ROR रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अभिकारक की विलुप्त होने की दर, अभिकारक की विलुप्त होने की दर या उत्पाद की जो बनने की जो दर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, जो अभिकारक होता है उसके सामने माइनस चिन्ह लिखा होता है। अगर आप कभी अभिकारक के थ्रू ये निकालना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें, तो आप वहाँ पर माइनस चिन्ह लिखेंगे और उत्पाद के लिए आपको वहाँ पर प्लस चिन्ह लिखा होता है। ठीक है, फिर अभिक्रिया की दर की हम लोग इकाई पढ़े थे। ठीक है, अगर आप अभिक्रिया की दर निकालोगे तो दो तरीके से निकाल सकते हो। अभिक्रिया की दर, सॉरी छोटा हो रहा है क्या, अभिक्रिया की दर एक तो होगा आपका इक्वेल सॉल्यूशन पर, जलीय विलयन पर, और एक होता है तुम्हारा गैस फॉर्म में। ठीक है, अगर जलीय विलयन पर हो तो उत्पाद और अभिकारक की क्या लेते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, सांद्रता लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिया जाता है, प्रेशर लिया जाता है, दाब। जब गैस फॉर्म में हो तो क्या लिया जाता है, दाब माना जाता है, और इस पर क्या माना जाता है, सांद्रता को। ठीक है, इस कारण अभिक्रिया की दर सांद्रता के लिए और गैस फॉर्म के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होती है इकाई। ठीक है, अगर आप सांद्रता के लिए इकाई निकालना चाहें, अभिक्रिया की दर की इकाई किसके लिए निकालना चाहें, सांद्रता के लिए, तो क्या होता है, सांद्रण प्रति सेकेंड होता है, सांद्रण समय -1। ठीक है, या मोल प्रति सेकेंड आप लिख सकते हो। सांद्रता का आप किस में नोट करते हो, मोल में करते हो ना, तो आप क्या लिख सकते हो उसको, मोल। ठीक है, मोल, सांद्रण की इकाई मोल प्रति लीटर सेकेंड में होगी। ठीक है, अगर आप सांद्रण के लिए निकालोगे, कैसे निकालोगे, सांद्रण को कैसे लिखते हैं, मोल बटे आयतन। आयतन क्या होता है तुम्हारा, लीटर में। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा, समय -1। अगर आप इसको समय को आप किस में ले रहे हो, सेकेंड में ले रहे हो, सेकेंड में, तो क्या आएगा तुम्हारा सांद्रण की इकाई, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड आता है इकाई सांद्रण के लिए। सेम चीज को आप किसके लिए लेते हो, गैस फॉर्म के लिए। अगर कोई पदार्थ आपको मिला हुआ है और वो आपको किस फॉर्म में मिला है, गैस फॉर्म में मिला है, और उसकी आपको क्या निकालना है, अभिक्रिया की दर, ये क्या हो जाता है, वायुमंडलीय प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, दाब प्रोडक्ट होता है, वहां पर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आया समझ? अभिक्रिया की दर आप दो तरीके से निकालोगे। अगर आप किसी सांद्रण के लिए निकाल रहे हो तो आप क्या लिखोगे, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर किसी गैस फॉर्म के लिए निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे, वायुमंडलीय प्रति सेकेंड। ठीक है, अब आता है अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करने की विधि। ठीक है, अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करने की विधि। इतना क्यों काम धाम मचल रहा है, आना जाना चल रहा है। अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करने की विधि, और पहला क्या है, अभिक्रियाएं जिसमें सभी अभिकारक व उत्पाद की स्टाइकियोमीट्री गुणांक क्या हो तुम्हारे, एक समान हो। जैसे कि आप यहाँ पर लिखो N2। ठीक है, N2 और O3, क्या, N2O3 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं तुम्हारा, सॉरी क्या लिखते हैं, क्या चाहिए, NO, सॉरी NO है ना, NO ये गैस फॉर्म में है, NO तुम्हारा गैस फॉर्म में है, O3 भी तुम्हारा गैस फॉर्म में है। इससे क्या बनता है, N2, क्या बनता है, N2 और O2 बनता है, और इन दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है तुम्हारा, बराबर है। स्टोइकियोमेट्रिक मतलब जो सामने लिखा होता है, यहाँ पर भी क्या है तुम्हारा एक, यहाँ पर भी क्या है एक, यहाँ पर भी क्या है एक, और यहाँ पर भी क्या है एक है। ऐसी चीजें हो तो आप अभिक्रिया की दर कैसे निकालोगे, इनके लिए आपको पूछा जाए अभिक्रिया की दर निकालना है, अभिक्रिया की दर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे अभिक्रिया की दर, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड की विलुप्त होने की दर बटे समय अंतराल। क्या लिखोगे, NO2 की विलुप्त होने की दर, क्या लिखोगे,
और चूंकि क्या है तुम्हारा रिएक्टेंट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है और क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड पर आप क्या लेते हो, माइनस का चिन्ह लेते हो। कल बताया गया था क्यों लिया जाता है वो, ठीक है। तो क्या लिखोगे पहले, अगर आपको अभिक्रिया की दर निकालना हो तो क्या लिखोगे, NO की विलुप्त होने की दर बटे क्या होगा तुम्हारा समय अंतराल, या आप क्या लिख सकते हो माइनस डेल, किसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है तुम्हारा, NO का, किसके सापेक्ष में आ रहा है, डेल टी के, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, या क्या लिख सकते हो, ये भी तो रिएक्टेंट है, माइनस डेल O3 बटे क्या होगा तुम्हारा डेल टी। रिएक्टेंट साइड आपको माइनस माइनस लेना है। सेम as आपको अगर प्रोडक्ट साइड जाना तो आप क्या लिखोगे, बराबर प्लस NO2 सॉरी प्लस डेल NO2 बटे क्या होगा तुम्हारा डेल टी। और प्लस को डिनोट नहीं किया जाता इसलिए मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, नहीं आ रहा कैसे, हेलो आवाज आ रही नहीं आ रही कि हो कि नहीं है दुनिया में, ठीक है। या क्या होगा तुम्हारा, या क्या होगा तुम्हारा O2 बटे डेल टी, ये होता है, ठीक है। इसकी जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक होता है उसको सीधा सीधा लिखा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई स्टोइकोमेट्रिक जो गुणांक है वो यहाँ पर भी एक है, 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 तो एक को तो लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, या NO2 की विलुप्त होने की दर समयांतराल किसी समयांतराल डेल टी पर, या O3 की विलुप्त होने की दर माइनस में रहेगा अभिकारक साइड, या क्या होगा तुम्हारा NO2 के प्रोडक्ट NO2 बनने की सांद्रता बटे क्या होगा तुम्हारा समयांतराल, या O2 बनने की सांद्रता। आप इन चारों में से किसी को भी लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन आपका एक ही आएगा, वैल्यू एक ही आएगा, ठीक है। इन चार को आप किसी भी एक को लिखोगे तो अभिक्रिया को दर को बताता है वो, चाहे आप NO2 बनाने के विलुप्त होने की दर लिखो, या O3 की विलुप्त होने की दर लिखो, या NO2 की बनने की दर लिखो, या O2 बनने की दर लिखो, ठीक है। और ऐसे अब दूसरा क्या है तुम्हारा, अभिकारक व उत्पाद जिसमें क्या होता है भिन्न स्टाइकियोमिति गुणांक वाले क्या होते हैं अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे देखो यहाँ पर दूसरा देखो I2, हाँ क्या है I2 प्लस क्या है तुम्हारा H2, हेलो बोलना, चल इससे समझ आएगा। स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक मतलब यही तो, इसके सामने जो लिखा है यहाँ पर, ये एक यहाँ कुछ भी लिखा है मतलब एक होता है कि नहीं होता है, ठीक है। वहां समझ नहीं होगा तो अभी जो इक्वेशन समझा रहा हूं उससे समझ आएगा। देखना 2HI, देखो इसका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, इसके सामने कुछ नहीं मतलब एक है, क्लियर है, इसका कुछ नहीं है मतलब एक है, और इसकी स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कितना यहाँ पर 2 है, दिख रहा है कितना है 2 है। इससे पहले वाले में देखो सबकी स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या था तुम्हारा, समान था। तो समान है उसको क्या करते हैं, जो भी चीज है विलुप्त होने की दर प्राप्त होने की दर को हम लोग समयांतराल के सापेक्ष में लिखते हैं। लेकिन ऐसे अभिकारक व उत्पाद जिसके क्या हो तुम्हारे भिन्न स्टाइकियोमिति गुणांक वाले क्या हो तुम्हारे अभिक्रियाएं हो, ठीक है। ये स्टाइकियोमेट्रिक बना हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको अनुपात ही है ये, इसको देखेंगे तो 1:1 और इज इक्वल टू 2 अनुपात आ रहा है ये, ठीक है। अब देखो जब ऐसी रिएक्शन होता है उसको लिखते कैसे हैं अभिक्रिया की दर को, तो ऐसे अभिक्रिया को लिखने के लिए ना आपको इक्वेशन एक पता होनी चाहिए, A कैपिटल A प्लस B कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल c कैपिटल C। जिधर ये क्या है तुम्हारा रिएक्टेंट है, ये क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट है। ऐसी रिएक्शन जो होता है या जो भी क्या होता है तुम्हारा रिएक्शन होता है उसको लिखते कैसे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को देखो, अभिक्रिया की दर को लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की सांद्रता में क्या होगा तुम्हारा कमी, ठीक है। चूंकि अभिकारक साइड इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस, क्या लिखेंगे माइनस डेल A बटे डेल टी, क्या लिखेंगे डेल A बटे डेल टी, ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है यहाँ इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। और इसके जो स्टाइकियोमिति जो गुणांक है या अनुपात है उसको 1/A लिखेंगे,
या जो भी वैल्यू होता है उसको 1/a लिखा जाता है, बट्टे में लिखा जाता है। इसके जो गुणांक होते हैं उसको बट्टे में लिखा जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, या क्या लिख सकते हो, माइनस बी की सांद्रता में कमी डेल बी बटे क्या होगा तुम्हारा डेल टी, ठीक है। ये माइनस को मैं आगे रख रहा हूं, क्यों रख रहा हूं, क्योंकि इसको लिखना है। और ये जो स्कैटरोमेट्रिक गुणांक उसको क्या लिखोगे आप, ए बटे बी, ठीक है। इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या बना है तुम्हारा, यहां पर तो प्लस हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट साइड है, क्या होगा डेल सी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डेल टी। अब यहां पर जो इसकी स्कैटरोमेट्रिक गुणांक इसको भी क्या लिखोगे आप, 1/c, ठीक है। अब इनको और इनको ऊपर रिलेट करो, यहां पर चीजों को a लिखा गया है, ऊपर वहां पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है कि नहीं है। यहां पर b लिखा गया, यहां कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है तुम्हारा 1 है। और यहां पर जो c लिखा है उस पिक्चर में इसके बारे में बता रहा हूं, क्या है तुम्हारा 2 है, क्या है तुम्हारा 2 है। अब इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, स्कैटरोमेट्रिक गुणांक को क्या लिखोगे, -1/1 इज इक्वल इनटू क्या होगा डेल, किसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है तुम्हारा, H2 के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, किसके सापेक्ष में, डेल टी के। तो ये 1/1 तो लिखते नहीं है ना, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आया समझ, हेलो। यहां पर भी आप ऐसे लिखोगे 1/1, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, उसको लिखते नहीं है 1/1 को। तो क्या आएगा यहाँ पर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 बाई डेल टी, ठीक है। यहां पर क्या लिखना है आपको, 1/c, ये c क्या है तुम्हारा, ये 2 ही है, स्कैटरोमेट्रिक गुणांक है उसका, ठीक है। लिखोगे क्या आएगा तुम्हारा 1/2, फिर क्या होगा तुम्हारा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है तुम्हारा HI बटे क्या होगा तुम्हारा डेल टी, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसी चीज को यहां से रिलेट करके देखो, यहां पर भी तो 1 है, ठीक है, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है 1 है 1 है 1 है, तो इसको लिखेंगे तो सब में 1/1 आएगा, उसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो जो स्कैटरोमेट्रिक गुणांक होता है उसको उसके साथ गुना करके भाग के फॉर्म में लिखते हैं, क्लियर है, 1/, के फॉर्म में। आया समझ, हेलो, आ गया। चलो बताओ इसका अब आंसर बताना मेरे को। N2, ठीक है, 3H2 ये बना ले तुम्हारा 2 मात्रा में NH3, ठीक है। अब बताओ इसका आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, इसकी अभिक्रिया की दर कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर कैसे लिखोगे, बताओ जल्दी, क्या लिखोगे, माइनस डेल चेंज इनटू बाई डेल टी, ठीक है। कुछ नहीं मतलब 1/1 लिखेंगे, ठीक है। अब तो यही तो लिखो, यहां कुछ नहीं, इज इक्वल टू -1/3 डेल H2 बाई डेल टी, फिर क्या होगा तुम्हारा एंड डेल NH3 डेल टी, गुड, ये वैल्यू आएगा इसका, वेरी गुड, ठीक है। तो ये अब ये इसमें ना आप चाहे इसको भी निकालोगे तो अभिक्रिया का दर निकलेगा, जहां से निकालोगे अभिक्रिया का दर निकलेगा, जहां से निकालोगे तब भी अभिक्रिया की दर निकलेगा। आपको अभिक्रिया की दर निकालना है तो किसी एक का भी आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आया समझ, चाहे स्कैटरोमेट्रिक तुम्हारा समान हो चाहे भिन्न हो, आपको क्या निकालना है, उसका अभिक्रिया की दर निकालना है। तो स्कैटरोमेट्रिक गुणांक को भाग के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हाँ बोल, पिक्चर में ना उत्पाद से मतलब नहीं था, यहाँ पर स्कैटरोमेट्रिक गुणांक से था। उत्पाद कितना भी बन सकता है, देखो यहाँ पर ये था तुम्हारा NO था, फिर O3 था, ये रिएक्ट करके क्या बना तुम्हारा N2 प्लस O2, ये बनाता है ना। तो ये यहाँ पर जो सामने जो इसकी गुणांक लगता है उससे मतलब था ये वाला इक्वेशन जो पढ़ रहे थे। और दूसरे वाले में क्या पढ़े थे आपने, H2I2 इज इक्वल टू 2HI। तो इसका मतलब ये नहीं कि कितने उत्पाद बन रहे, आपको प्रोडक्ट, आपको क्या देखना है, रिएक्टेंट देखना है और प्रोडक्ट देखना है। और आपको क्या लिखना है, अभिक्रिया की दर निकालना है। तो इसकी विलुप्त होने की दर, इसकी विलुप्त होने की दर, इनके बनने की दर, ठीक है, इनके बनने की दर, ठीक है, या वही तो लिखना है आपको, इसकी विलुप्त होने की दर, I2 की विलुप्त होने की दर बटे क्या होगा तुम्हारा HI बनने की दर बटे क्या होता है सब में समय अंतराल। तो इसके ये मतलब नहीं कि कम ज्यादा है उत्पाद की,
आपको सीधा सीधा इसका एट्रोमेटिक गुणांक देखना है, इसके सामने जो लगा हुआ है उसकी वैल्यू, यहाँ कुछ नहीं है मतलब, जो कि हम लोग ए बी प्लस सॉरी ए बी बी और जो सी सी पढ़े थे, तो यहाँ पर एक और हो सकता है डी बी, हो सकता है ना डी बी, ये वाली फॉर्म है उसमें, बस हो गया, कुछ नहीं। आपको जो भी उसकी स्कैटरिंग गुणांक होती है उसको भाग के फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। चलो तो फिर अब हम लोग अब आगे पढ़ते हैं इसमें औसत दर और ताक्षणिक दर। क्या पढ़ेंगे? औसत दर और ताक्षणिक दर, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? औसत दर। अभिक्रिया की दर को दो तरीके से पढ़ेंगे, एक औसत दर और दूसरा क्या होता है तुम्हारा ताक्षणिक दर। ताक्षणिक समझ लो ना, तुरंत का तुरंत हो जाता है ताक्षणिक दर, ये दो फॉर्म पर हमको पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा कि आपने कोई रिएक्टेंट लिया है, वो प्रोडक्ट पी में क्या हो रहा है तुम्हारा, चेंज हो रहा है। कोई रिएक्टेंट लिए हो, वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है तुम्हारा, पी में क्या हो रहा है तुम्हारा, चेंज हो रहा है। आपको दो चीज पर ध्यान देना है, औसत दर और दूसरा क्या देखना है आपको, ताक्षणिक दर, ठीक है। इसके लिए ग्राफ देखो, पहले आप ग्राफ से समझ रहे इसको, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये समय है, इधर आप समय को बना रहे हो, और ये इधर क्या है तुम्हारा अभिक्रिया का, क्या है तुम्हारा अभिकारक के लिए बता रहे हैं लोग, अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। अभिकारक की क्या है तुम्हारा सांद्रता, ठीक है। जब टाइम, अब इसको पढ़े थे याद रखो, उधर हमने पढ़े थे याद कि R इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, जब प्रोडक्ट में चेंज होता है, ठीक है, तो T इज इक्वल टू जब P प्राइम 0 लिखते हैं, ठीक है, उस समय इसकी वैल्यू क्या होता है, R की वैल्यू 0, R की वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 100% होगा, ठीक है, और ये कितना होगा तुम्हारा 0 होता है, ठीक है। जब समय तुम्हारा 0 है उस समय कोई रिएक्टेंट बना रहेगा, उत्पाद बनेगा क्या, नहीं, उस समय जो रिएक्टेंट होगा उसका तो 100% कॉन्सेंट्रेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा ना। उसके बाद देखो, जैसे जैसे आप समय बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे क्या बढ़ाते जाओगे, समय बढ़ाते जाओगे, ये जो अभिकारक है वो उसकी मात्रा घटते जाएगी, और किसमें चेंज होते जाएगा, वो उत्पाद में चेंज होते जाएगा, दिख रहा है। अभिकारक जब T इक्वल टू आपने 0 लिया था उस समय रिएक्टेंट आपके 100% थे, फिर जैसे जैसे आपने समय को बढ़ाते गया वैसे वैसे अभिकारक की मात्रा किसमें चेंज होते गया, देखो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, ठीक है। अब हम यहां पर दो टाइम लेते हैं, एक लेते हैं T1, इस वाली फॉर्म पर हम लोग क्या लेते हैं, ये समय है, यहां पर हम एक टाइम लेते हैं T1। T1 पर हमको कॉन्सेंट्रेशन पता चलता है कि इसका C1 है, ठीक है। T1 T जब हमने समय लिया था, हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन जब चेक किया तो पता चलता है वो कितना है तुम्हारा C1 है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा टाइम लेते हैं T2, अभिक्रिया आगे की ओर हो रहा है, T2 टाइम पर हम चेक करते हैं, T2 टाइम पर हम जब चेक करते हैं तो पता चलता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो अभिकारक की सांद्रता तो घट क्या हो गया तुम्हारा C2 हो गया है, हुआ कि नहीं हुआ है, T1 T2। चलो इसको मैं ये मान लेता कि 0 समय है, ये 10 मिनट है और ये 20 मिनट है, ऐसे 30 मिनट में हो जाएगा, ऐसे 40 मिनट में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आपको ये पूछा जाए कि 10 मिनट और 20 मिनट के समय पर कितनी अभिक्रिया हुई है, क्या पूछा जाए, 10 मिनट और 20 मिनट के जो समय था उस पर कितनी अभिक्रिया हुई है, तो ये आप अभिक्रिया की क्या निकालोगे, औसत निकालोगे, क्या निकालोगे, अभिक्रिया की औसत कैसे निकालोगे। मैं देखो यहाँ पर T इज इक्वल टू मैं T1 लिया, पहला टाइम क्या लिया मैं T1 पर पता चलता है कि R1 रिएक्टेंट की रिएक्शन है, या ये बोल देता हूं कि मैं C1 है, ठीक है। प्रोडक्ट उस समय क्या बना है तुम्हारा P1, ऐसे समझ लो, ठीक है। उसके बाद हमने T2 लिया, उस समय कॉन्सेंट्रेशन घट के क्या हो गया तुम्हारा C2 हो गया, कॉन्सेंट्रेशन घट के क्या हो गया तुम्हारा C2, उस समय प्रोडक्ट क्या बना तुम्हारा P2, ठीक है। अब आपको औसत निकालना था, आप औसत कैसे निकालोगे, औसत दर कैसे निकालते हैं आपको पता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, क्या निकालते हैं, है ना, नहीं, औसत कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम क्या है तुम्हारा C2 माइनस प्रारंभिक क्या है तुम्हारा C1,
अगर मैं टाइम की बात करूं तो अंतिम समय क्या है तुम्हारा t2, प्रारंभिक समय क्या है तुम्हारा t1 इज इक्वल टू क्या होगा डेल c बटे डेल t। क्या होगा तुम्हारा डेल c बटे डेल t। आपको पूछा जाए तो औसत कैसे निकालोगे आप, द्वितीय अंतिम समय और प्रारंभिक समय का जो औसत निकालोगे वो क्या कहलाएगा आपका औसत दर कहलाएगा। ठीक है, आया समय दर क्या होता है सांद्रण में समय अंतराल बटे सांद्रण में परिवर्तन बटे क्या होता है समय अंतराल। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमने दो समय चूज किया T1 और T2। इस T1 और T2 में जितनी अभिक्रिया की दर होगी उस अभिक्रिया की दर को हम लोग क्या निकालेंगे औसत निकालेंगे उसका। तो औसत ऐसे निकालते हैं सांद्रण में परिवर्तन बटे क्या होगा तुम्हारा समय अंतराल। बुक में उसको x लिख दिया है, मैं c लिखा हूं। ठीक है, लेकिन आपको ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आपको ये पूछा जाए कि भाई ये वाली मैं टाइम लेता हूं, देखो यहां पर एक टाइम लेता हूं, हेलो, इसी टाइम पर आपको पूछा जाए औसत क्या होता है, दो निश्चित समय अंतराल के बीच में जो अभिक्रिया की दर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे औसत। दो निश्चित समय अंतराल के बीच में जो अंतर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे औसत। क्लियर है, लेकिन ताक्षणिक किसको बोलेंगे, किसी विशेष समय पर। जैसे मैं ये जो बोला था कि इसको मैं 10 मिनट लिया था, इसको 15 मिनट 20 मिनट लिया था, इस 10 से 15 मिनट के बीच में जो रिएक्शन हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे औसत। ठीक है, लेकिन ये बोल दिए कि बताओ कि 15 मिनट पर कितना अभिक्रिया की दर था उसका, केवल 15 मिनट पर, तो उस समय पर जो अभिक्रिया की दर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे ताक्षणिक अभिक्रिया की दर। क्या बोलेंगे ताक्षणिक अभिक्रिया की दर। नहीं आया समझ, एग्जांपल दूं, हेलो। ठीक है, आप गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी से क्या कर रहे हो जा रहे हो, आपने 10:10 में घर से, यानी कि आप 10 बजे निकले घर से, कहां के लिए निकले, स्कूल के लिए निकले। ठीक है, कितना कहां के लिए निकले, स्कूल के लिए निकले। 10:10 में जो आपकी स्कूटी था उसकी स्पीड रहा होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने बजे बोल रहा हूं मैं, 10:10 में। 10:20 में आपकी स्कूटी का स्पीड रहा होगा 60 किलोमीटर। कितना रहा होगा तुम्हारा 60। तो जब आपने औसत निकालोगे, देखो 10:10 और 10:20 में अगर आप औसत निकालोगे आपको मिल रहा है ये 55 के आसपास। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है, लेकिन मैं ये पूछूं आप लोग को कि बताओ 10:15 में आपकी गाड़ी की स्पीड कितना था, और आपने उस समय, चलो हो सकता है कि आपने स्पीडोमीटर देखा और पता चला कि आपकी गाड़ी का स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा। कितना रहा होगा 10:15 पर जो स्पीड मैंने पूछा बताओ कितना रहा होगा, तो आपने स्पीडोमीटर देखा और बताया कि कितना था 42 किलोमीटर। तो उस 10:15 में जो स्पीड था उसी को हम लोग क्या बोलेंगे ताक्षणिक वेग, या क्या बोलेंगे हम उसको ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक दर बोलेंगे। एक विशेष समय पर औसत क्या होता है तुम्हारा लॉन्ग टाइम होता है, एक समय अंतराल में होता है, और ताक्षणिक क्या होता है एक निश्चित समय पर। जैसे मैं ये पूछूं कि बताओ ये 15 मिनट में रिएक्शन की दर कितना रहा होगा, तो ये जो इस ग्राफ पर जो प्लॉट आया है वो जो प्लॉट बन रहा है वही क्या होगा इसकी ताक्षणिक अभिक्रिया की दर होगी। क्या होगी तुम्हारा ताक्षणिक अभिक्रिया की दर। और ताक्षणिक अभिक्रिया की दर में हम समय को लिमिट कर देते हैं, 0 ला आते हैं। क्या आते हैं 0 तक ले आते हैं। यहां तक समझ आया, हेलो। औसत आपको निकालना आ गया। ताक्षणिक क्या होता है किसी विशेष समय पर, ये इस टाइम पर पूछा मैंने 10:15 या 15 मिनट में कितना होगा, तो हमको पता चलता है कि इसकी अभिक्रिया की दर इतना रहा होगा। और इसमें जो ब्लॉट ऐसे बनता है ना, ये ग्राफ बनता है, ये इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, इसमें एकदम छोटा सा ही बनेगा। और यहाँ पर देखो 10, अगर मैं 15 मिनट बोलूं यहाँ पर टाइम लिमिट हो गया है, और लिमिट कहां तक हो गया 0 तक हो गया है। समझ रहे हो कि अगर मैं समय अंतराल निकालूं तो 10 से 20 तक को आपको समझ दिख रहा है, लेकिन केवल 15 मिनट बोलूंगा तो एकदम करेक्ट समय है, और उस समय पर टाइम लिमिट हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ आया कैसे हो रहा है।
तो तात्क्षणिक दर क्या होता है? तात्क्षणिक दर क्या होता है? समय के किसी विशेष क्षण पर किसी अभिकारक या उत्पाद में के परिवर्तन के सांद्रण में परिवर्तन की दर उस समय का क्या कहलाता है? तुम्हारा तात्क्षणिक दर कहलाता है। ये भी मैं इक्वेशन समझाया हूँ, ये वाला याद रख लेना। ये T1 था, ये T2 था, इस समय ये C1 था, ये C2 था, और ये पूछा कि इस समय पर बताओ, तो ये यहाँ पर हमको पता चलता है कि इस समय अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रहा है और उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रहा है? तुम्हारा वृद्धि हो रहा है। तो समय के किसी विशेष क्षण पर किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर को उस समय का तात्क्षणिक दर कहते हैं। ठीक है, ये इस T समय लिखा, और इस T समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन आएगा, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में क्या होगा? जो परिवर्तन आएगा उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर कहेंगे। ठीक है, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर की गणना करने के लिए समय अंतराल T को सूक्ष्म से सूक्ष्म लिया जाता है। इस पर क्या किया जाता है? जो यहाँ पर जो समय अंतराल क्या लिया, देखो यहाँ पर T1 T2 लिया है, तो यहाँ पर क्या है? ये समय डेल टी है। अगर मैं ये लिखूं T2 माइनस T1 करूं तो वैल्यू क्या आता है हमारे पास? डेल टी। तो हम क्या कर रहे हैं? देखो समय को घटा रहे हैं, अब एकदम फिक्स समय ले रहे हैं। इस समय पर क्या होगा? ये टाइम क्या होगा? लगभग लिमिट हो जाएगा। किसकी लिमिट हो जाएगा? 0 की लिमिट में आ जाएगा ये। ठीक है, जो समय अंतराल होता है उसको क्या लिया जाता है? सूक्ष्म से सूक्ष्म लिया जाता है। जिस समय उस समय पर जिससे उस समय अंतराल पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाए? तुम्हारा स्थिर हो सके। अब यहां पर जो बात बोला गया उसको ध्यान से सुनो। क्या बोला गया है? जो तात्क्षणिक होता है उसमें समय को सूक्ष्म से सूक्ष्म लिया जाता है, और उस सूक्ष्म समय पर यह माना जाता है कि अभिक्रिया की जो दर है वो क्या हो गया? तुम्हारा स्थिर हो गया। अभिक्रिया की दर क्या हो गया? स्थिर हो गया। सोचो कैसे सोचोगे कि आप बाइक चला रहे हो। ठीक है, क्या चला रहे हो? आप बाइक चला रहे हो। ठीक है, बाइक चला रहे हो तो आपको 10 से 15 किलोमीटर की प्रति स्पीड से चला रहे हो, लेकिन किसी विशेष समय पर यह सोचो कि हमने टाइम को लिमिट कर दिया, एकदम 0 ले लिए। अब उस 0 समय पर क्या स्पीड हमारा 0 के बराबर नहीं होगा? समय के साथ तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब हम टाइम 0 करेंगे तो क्या हमारा स्पीड 0 नहीं होगा? हेलो, होगा ना? ठीक है, ऐसे इमेजिन करो कि हमने टाइम को अगर 0 कर दिया है, या हमने टाइम को एकदम खड़ा कर स्थिर कर दिया है। अगर हमने टाइम नहीं स्थिर कर दिया है तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगा? तुम्हारा स्थिर हो जाएगा। तो वही बोला है कि इस समय को हमने इतना लिमिट कर दिया है कि वो डेल टी, जो टी में परिवर्तन था, उसको हमने किसके बराबर ले आए हैं? 0 के समय। उस समय ये मान सकते हैं कि जो यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है उस तात्क्षणिक समय पर लगभग क्या हो जाता है? तुम्हारा अभिक्रिया क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि समय ही नहीं है, वो समय के साथ आगे बढ़ रहा है। आप समय के 0 कर दिए हो तो अभिक्रिया भी क्या हो जाएगा? तुम्हारा 0 हो जाएगा। ठीक है, डेल टी का मान अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है और यह शून्य की ओर क्या होता है? अग्रसर होता है। अब देखो चीजें कैसे बदलता है, ये देखना। ठीक है, चीजें कैसे बदल रहा था? वहां पर ना वो सांद्रता ने लिया था डेल एक्स। ठीक है, मैं जो डेल सी लिख रहा था ना उसको क्या लिखा है यहाँ पर? डेल एक्स लिखा गया, डेल एक्स बटे डेल टी। ठीक है, आप इस रिएक्शन में मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला वापस मैं बना रहा हूं इसको, ये ऐसा है तुम्हारा, ये T=T1 है, यहाँ पर T2 है, और इसमें जो परिवर्तन हो रहा है इसकी कॉन्सेंट्रेशन में, इस कॉन्सेंट्रेशन की परिवर्तन को क्या बोल रहे हैं? वहां पर डेल एक्स बोल रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हमने समय को लिमिट कर दिया। लिमिट किसके बराबर किया? हमने 0 के बराबर। ध्यान देना ना, हमने क्या किया? इस पर लिमिटेशन लगा दी। किस पर लिमिटेशन लगाया? समय पर। और समय को हमने किसके बराबर ले गए? डेल टू 0। यहां पर हमने लिमिट लगा दी। ये जो समय था उसको कम करते करते किसी विशेष समय पर ले गए, उस समय को हमने क्या मान लिया? ये 0 मान लिया। ठीक है, जब ना अब जब 0 मान लिया तो क्या चेंजेस आएगा? अब देखो यहाँ पर डी और डेल में अंतर समझ रहे हैं आपको। जो डी होता है वो बड़े परिवर्तन को शो करता है, सॉरी, जो डेल होता है वो किसको शो करता है? बड़े परिवर्तन को। ठीक है, और जो डी होता है वो एकदम माइनर, एकदम छोटे से परिवर्तन को, एकदम सूक्ष्म परिवर्तन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। कितने लोगों के माइंड में घुसा? ठीक है, मतलब जो डेल होता है ये बोल रहा है कि
मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 मिनट से 20 मिनट तक जितना परिवर्तन हुआ वो बड़ा सा परिवर्तन को समझा रहा है कौन? डेल। कंसंट्रेशन में कमी आया कि नहीं आया? लेकिन अगर मैं इसी को डी लिख दूं, क्या लिखूं मैं? डी लिखूं, तो डी ये बताता है कि एकदम सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है। अगर मैं यहाँ पर टी ये 10 ये 15 करेक्ट 15 मिनट पर पूछूं तो आपको पता चलता है कि अभिक्रिया स्थिर हो गया है, या जो अभिक्रिया की दर है उसमें केवल थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है। और उस थोड़े से परिवर्तन को हम क्या लिखेंगे? डेल एक्स। और वो समय भी क्या होगा तुम्हारा? डेल टी। जो टाइम भी आपने देखो लिमिट कर दिए थे, डेल टी से उसको 0 तक लेके गए, तो समय भी क्या होगा? थोड़ा सा परिवर्तन आएगा उसमें। और सांद्रता में भी क्या होगा? थोड़ा से परिवर्तन आएगा। तो वहां पर क्या लिखा जाता है? थोड़े से परिवर्तन के लिए dx बटे dt। ठीक है, तो किसका कंफ्यूजन डेल और dt में समझ आ गया? अगर डेल लिखा है तो आप समझ जाओ, डेल लिखा है तो वो औसत अभिक्रिया की दर को समझा रहा है, और डी लिखा है तो किसको समझा रहा है? वो ताक्षणिक अभिक्रिया की दर को। ठीक है, किसको समझा रहा है? वो ताक्षणिक अभिक्रिया की दर को। फिर इसी इक्वेशन को और अच्छे से यहाँ पर समझा के लिखा गया है। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि अभिक्रिया में क्या है तुम्हारा? R से प्रोडक्ट क्या बन रहा है? तुम्हारा P बन रहा है। अगर हम ये लिखना चाहें कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, मैं अगर क्या निकालना चाहूँ? मैं औसत दर निकालूंगा, तो औसत दर को कैसे निकालूंगा? माइनस डेल R ब्रैकेट के अंदर रहेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है, बटे क्या होगा तुम्हारा? डेल टी। या क्या लिखेंगे तुम्हारा? डेल पी बटे क्या होगा तुम्हारा? डेल टी। ये औसत अभिक्रिया की दर है। और सेम चीज को अगर मैं क्या लिखूं? ताक्षणिक अभिक्रिया की दर, सॉरी क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट। अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे इसको? देखो आप, माइनस डी आर बटे माइनस डी ये बटे क्या होगा? माइनस डी टी। या क्या लिखोगे तुम? ये सॉरी यहाँ माइनस में होगा, डी पी बटे क्या लिखोगे? ये ब्रैकेट में रहेगा डेल टी। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, औसत दर और ये ताक्षणिक दर। दिख रहा है अंतर आपको? इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, आया समझ आपको? हेलो, ठीक है। फिर जैसे आपने ना अभी, हाँ बोल आवाज, मैं ना तुम लोग को मतलब अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा, ये समझा देता हूं कि अगर आप अभिक्रिया की दर लिखते हो तो उसको दो पर्पस पे लिखते हो। एक अभिकारक की सांद्रता में कमी और एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। तो आप चाहे तो अगर आपको निकालना होगा तो आप केवल उत्पाद की अभिकारक की सांद्रता में कमी है उस आधार पर भी निकाल सकते हो, या उत्पाद के जो सांद्रता में वृद्धि है उस आधार पर भी निकाल सकते हो। इसलिए दोनों को लिखा गया है। अभिक्रिया की दर चाहे इसके रिस्पेक्ट में निकालो चाहे इसके रिस्पेक्ट में निकालो, आप निकाल सकते हो। आप इतने को हल करोगे तो भी अभिक्रिया की दर निकलेगा, या फिर इसको हटा के इतने को हल करोगे तो भी अभिक्रिया की दर निकलेगा। ठीक है, हाँ, वो इसलिए बराबर लिखा है। आपको किसी एक साइड को सॉल्व करना है, चाहे आप अभिकारक की सांद्रता में कमी निकालो या उत्पाद की सांद्रता में क्या निकालो? वृद्धि निकालो। ठीक है, अगर कोई ऐसा रिएक्शन दिखा है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? डेल पी स्थिरांक है, सी और ये डी। अब बताओ इसमें क्या निकालना है आपको? ताक्षणिक अभिक्रिया की दर निकालना है। क्या निकालना है आपको? ताक्षणिक अभिक्रिया की दर। तो क्या निकालोगे आप लोग? ताक्षणिक अभिक्रिया की दर कैसे निकालोगे? 1 माइनस 1 बटे ए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर डी हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है, ए बटे डी टी। ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा, निकाल लोगे ना, बस वही है। अब आता है हमारे, हाँ, अब हमारे पास एक चीज आता है जिसको क्या बोलेंगे? अभिक्रिया का दर का प्रायोगिक निर्धारण। ठीक है, ये टॉपिक को मैं, हाँ, प्रयोगात्मक निर्धारण, इसको मैं आगे समझाऊंगा। और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला जो कारक लिखा है ना, उसको भी मैं जब आगे पूरा पढ़ा दूंगा ना तो आपका क्लियर हो जाएगा अभिक्रिया की दर को कौन कौन प्रभावित करता है। इससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि आगे और आ जाओ। द्रव्य अनुपात की क्रिया का नियम और वेग नियम या वेग व्यंजक किसे कहेंगे? ठीक है, क्या पढ़ोगे आप? जिसको शायद इंग्लिश में समझना आपके लिए ज्यादा आसान होगा।
एक क्या है तुम्हारा द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। क्या है? द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। आगे मिल गया क्रिया का नियम, ठीक है। और दूसरा क्या है तुम्हारा वेग व्यंजक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट लॉ। ये याद रखो, इंग्लिश का वर्ड याद रखो, रेट लॉ बोलते हैं, जिसको वेग व्यंजक बोलते हैं, वेग नियम भी बोलते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है? ठीक है। तो 11वीं में कितने लोग पढ़े थे द्रव अनुपाती का नियम? बताओ मेरे को। कितने लोग पढ़े थे द्रव अनुपाती के नियम? युक्ति पढ़ौती है क्या? युक्ति बोल रहे, बोल द्रव अनुपाती का नियम क्या कहता है? वेरी गुड। और नए बच्चे कौन है? अंजलि नहीं जुड़ी है आज? यामिनी साहू नई स्टूडेंट जुड़ी है क्या? न्यू स्टूडेंट यामिनी साहू, हेलो। चलो नए बच्चे के लिए मैं एक नियम बताता हूँ। हेलो, युक्ति पढ़ोती यामिनी साहू, ध्यान से सुनो। जब आप स्कूल चेंज करते हो ना, तो आपकी ना बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है नए जगह जाके पढ़ने के लिए, ठीक है। हेलो, क्यों? क्योंकि आपको 11वीं में देखा नहीं गया, पहले नहीं देखा गया है, तो आपको ना ज्यादा इमेज बनाने का जरूरत होता है कि हम पढ़ते हैं करके। और ये इमेज कहाँ काम आता है आपको पता है, ठीक है, ठीक है। और मैं ये ह्यूमन नेचर होता है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सामने, ये नहीं कि आपको पढ़ते हुए शो करना पड़ेगा, ठीक है, तब वो आपकी चीजें आपका काम आता है। बाकी बच्चे को तो हम लोग जानते हैं बाई फेस, ये तो नए बच्चे के लिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो ध्यान दिया करो। चलो हम लोग पढ़ते हैं द्रव अनुपाती का नियम। अभी टाइम बचा कि नहीं बचा है? दोनों के एक साथ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन हुआ, देखो यहां पर कोई ये ए है, ठीक है, और बी भी, ये ने रिएक्शन करके क्या बनाया तुम्हारा सी प्लस डी बनाया। ये समझ रहे हो कि ये दोनों के दोनों क्या है तुम्हारे अभिकारक है। इस अभिकारक ने क्रिया क्या बनाया? उत्पाद बनाया। और उत्पाद क्या बनाया तुम्हारा? सी बनाया, ठीक है। उत्पाद क्या बनाया तुम्हारा? सी बनाया। तो द्रव अनुपाती का नियम को किसने दिया था? क्योंकि उसने क्या बोला था? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या बोला था? ये देखो, ये अभिकारक है, तो उधर इसने इधर प्रोडक्ट लिख दिया, तो मैं भी उत्पाद लिख देता हूं, चलो ठीक है। अब जिसने भी ये द्रव अनुपाती का नियम दिया, उसने क्या बोला? अभिक्रिया की दर, क्या बोला उसने? अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होता है? अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण, ये सांद्रण जो सामने लिखा है ना, इसको क्या बोलते हैं? अभी पढ़ के आओ, स्कैटरोमेट्रिक गुणांक के क्या होता है तुम्हारा? समानुपाती होता है, ठीक है। जबकि इन गुणांकों को क्या लगा होता है? घात लगी होती है, ठीक है। चलो फिर से पढ़ते हैं क्या बोला। एक तो जो अभिक्रिया की दर होती है, ये जो अभिकारक है उनके सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। और साथ साथ में जो यहाँ पर स्टैटोमेट्रिक गुणांक लगा है, वो कौन से फॉर्म में होता है? घात के रूप में होता है, ठीक है। तो लिखो अभिक्रिया की दर आप क्या लिखते हो? सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, या हम ये लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर को क्या बोला है? क्या बोला है? अभिकारक की सांद्रता। देखो ये ब्रैकेट में लिखा है मैंने, वो सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है। अभिक्रिया की दर समानुपाती होते हैं किसके? अभिकारक की सांद्रता। और कितने अभिकारक है आपके? 2 अभिकारक, तो आप दोनों अभिकारक को लिखो, ठीक है, लिख लिए। फिर क्या बोलता है? और जिसके स्टैटोमेट्रिक गुणांक होते हैं, या इन पर जो गुणांक होते हैं उसको क्या होता है? घात लगी होती है। ये जो सामने लिखा है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? घात में, a की घात और ये b की घात, ठीक है। अगर ये सेम चीज ऐसा लिखा होता, देखो ये N2 प्लस 3H2 और ये मिला के NH3 बना रहा है, तो आप अभिक्रिया की दर कैसे लिखते? और ये अभिक्रिया की दर आप कैसे लिख रहे हो? द्रव अनुपाती नियम से। कैसे लिख रहे हो?
द्रव्य अनुपाती नियम से कैसे लिखते हैं आप, N2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो एक रहता, ठीक है, क्या होगा तुम्हारा H2 की घात 3, ऐसे लिखते हैं। आया समझ, यही तो लिख रहा है, ये A और ये तुम्हारा B है, ठीक है, ये 5 मिनट बोल रहे हैं मेरे को, ठीक है। हाँ, घात के रूप में लिखा जाता है, इसी चीज को बोला है द्रव्यानुपाती के नियम ने कि अभिकारक की सांद्रण का गुणनफल क्या होता है, समानुपाती होती है, जबकि इन पर गुणांकों की घात लगी होती है, और ये जो गुणांक होते हैं वो क्या होता है तुम्हारे घात के रूप में होते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोला, अगर ये जो यूनिट है उसको हम क्या मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। अच्छा ये देखो, अगर हम फिर क्या करेंगे, अच्छा इसको जो समानुपाती को हटाएंगे यहाँ पर हम बराबर लेंगे, और जब भी समानुपाती को हटाया जाता है तो समानुपाती स्थिरांक दिया जाता है, और यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक क्या है तुम्हारा k है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे तुम्हारा a की घात a, फिर क्या होगा तुम्हारा b की घात b, और ये ब्रैकेट ये समझा रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है, ठीक है। अब फिर ये बोलो कि अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या मान लेते हैं, सांद्रता को क्या मान लेते हैं, 1 मोल मान लेते हैं, सांद्रता को क्या मान लेंगे हम लोग, 1 मोल। 1 मोल मानेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर k, इसको भी हम 1 लिखेंगे, ठीक है, और इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे, तो 1 की गुना क्या होगा तुम्हारा k हो जाएगा। मतलब क्या होता है, अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करता है, समानुपाती स्थिरांक के बराबर होता है। आया समझ, कितने लोग को समझ आया। मैं अभिक्रिया की दर लिखा, समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होती है, अभिकारक की सांद्रता के, और जो गुणांक लिखे होते हैं वो किसमें होते हैं तुम्हारे घात फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब हमने जब समानुपाती को हटाया तो क्या लिया बराबर, और समानुपाती स्थिरांक क्या ले लिया हमने, k ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर a और क्या होगा तुम्हारा b आ गया, ठीक है। अब ये बोले हैं कि जो आपने लिया है वो सब के सब 1 मोल है, और इसकी यूनिट को भी मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है। उस कंडीशन में आप जब सबकी वैल्यू रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, और आपको क्या मिलता है, k मिलता है, और k मिला तो क्या हुआ तुम्हारा द्रव्य अनुपाती नियम से अभिक्रिया की दर क्या होता है तुम्हारा, समानुपाती स्थिरांक के क्या होता है, बराबर होता है। यही तो बोल रहा है, द्रव्य अनुपाती नियम से अभिक्रिया की दर समानुपाती स्थिरांक k के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और इसके लिए अगर हमको निकालना चाहे तो क्या आता है, इसकी यूनिट क्या आता है, 1 मोल प्रति लीटर आता है। कितना आता है, 1 मोल प्रति लीटर, ठीक है। टाइम खत्म हो गया है, कल हम लोग रेट लॉ पढ़ेंगे, कल या परसों देखते हैं। आया समझ, हेलो मैं हटू गई, ओके, ठीक है। ये चीजें आपको, और ये हमने पढ़ा है द्रव्यानुपाती का नियम। इस द्रव्यानुपाती के नियम का रिलेट हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे, वेग व्यंजक या रेट लॉ से क्या अंतर आता है वो देखना आप लोग, और अच्छे से ईमानदारी से पढ़ना, ठीक है। टाइम शायद खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में लेते हैं।